नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोकतंत्र सबसे पहले भाषा में समाप्त होता है। अगर लोकतंत्र की भाषा और उसकी मर्यादा बची होती तो कोई सेना में 40 साल रहने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने वाले अफसर को यह लिखने की हिमाकत ना करता कि पब्लिक दौड़ा कर मारेगी तो रोना मत। क्यों हमारी भाषा इस तरह की हो गई है और क्या ऐसी भाषा सहज और सामान्य होती जा रही है? क्यों चीन की भूमिका को लेकर सरकार पर सवाल करने वाले सेना के रिटायर्ड जनरलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? इस बात के विश्वास का आधार क्या है कि जनरल की बात से असहमत होने के बाद पब्लिक उन्हें दौड़ाकर मारेगी? क्या जनता के पास अपना विवेक, अपनी भाषा समाप्त हो चुकी है? क्या वो सिर्फ एक भीड़ में बदल गई है? क्या अब उसके पास लोकतंत्र में बर्ताव करने की भाषा ही नहीं बची है? अपनी बात को समझाने के लिए एक बार फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। आपके व्हाट्सएप में नेहरू को लेकर इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा नहीं आया होगा, हो ही नहीं सकता है। झूठ के आधार पर नेहरू को कभी अय्याश तो कभी मुसलमान साबित किया गया। कई लोगों ने यकीन भी किया, पर 2014 के बाद के वर्षों में इसकी जरूरत क्या थी? जल्दी ही झूठ और अफवाह की यह भाषा, जिसमें तस्वीरों का भी खूब इस्तेमाल हुआ, राजनीति की ऑफिशियल भाषा बन गई। मतलब नेता भी इसी भाषा को बोलने लगे। तब तो आपको खूब हंसी आती होगी, लेकिन अब पता चल रहा होगा कि इस भाषा ने आपको यानी जनता को ही हंसी का पात्र बना दिया है। नेहरू को मुसलमान बताकर मुसलमानों से नफरत की भाषा को घर घर में पहुंचा दिया गया। नफरत करना अब ऑफिशियल जैसा है। सबको पता था कि नेहरू को देखने और जानने वाली पीढ़ी नाम मात्र की रह गई है, लेकिन नेहरू से अनजान बड़ी आबादी में एक नए नेहरू को स्थापित किया गया। बदनाम करने की भाषा तो हमेशा से ही राजनीति में रही है, लेकिन सोच समझकर संगठित रूप से बोलने की भाषा भी खत्म की जा सकती है, यह नया है। इस नई भाषा का आपने स्वागत किया, गले लगाया, अब इसका हश्र भी देखिए, नतीजा भी आप ही भुगतिए। पिछले 6 साल से लोकतंत्र की अर्जित की हुई भाषा को तेज गति से समाप्त करने के लिए संगठित रूप से प्रयास किए गए। आईटी सेल ने गालियों का इस्तेमाल किया जो पहले बोली जाती थीं। राजनीति में अब टारगेट करने के लिए इन गालियों को लिखकर इस्तेमाल किया जाने लगा और नए नए तरीके से गालियों को लिखा जाने लगा। नए नए संकेत चिन्हों का भी इस्तेमाल किया गया गालियों को नए तरीके से लिखने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत की मां और बहनों की कुर्बानी याद रखी जाएगी। उन्हीं के नाम पर ये गालियां रची गईं, लिखी गईं और समाज में बांटी गईं। आप भारत के पब्लिक इतिहास में देख लें, इस पैमाने पर कभी भी गालियों को सार्वजनिक रूप से ना तो लिखा गया ना ये दी गईं। तो हमने इनके जरिए लोकतंत्र में अर्जित अपनी भाषा को हारना शुरू कर दिया। आपको यकीन ना हो तो किसी महिला पत्रकार, ऐसी महिला पत्रकार के पेज पर जाइए जो सरकार से सवाल करती है, जो मुश्किल कहानियां करती हैं, या फिर मेरे ही पेज पर चले जाइए, फेसबुक पेज पर, तो आपको पता चलेगा कि गाली देने वाले कौन लोग हैं। और अब उसमें भी एक बदलाव है। पहले वो शब्दों का सहारा लेते थे, अब मीम का सहारा लेते हैं, यानी तस्वीरों का सहारा लेते हैं। सिर्फ नेहरू ही नहीं, गांधी जी की तस्वीरें लगाकर भी गालियां दी जाती हैं। जो लिखा जा रहा है, जो मीम है, वो सब अभद्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, जिसके डर से सामान्य लोग भी बोलने लिखने से बचने लगे हैं। यही भाषा अब राजनीति की ऑफिशियल भाषा हो गई है। भाषा का यह बदलाव कूटनीति के क्षेत्र में भी हुआ, मगर दूसरी तरह से वहां शामियाना बड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि यह भाषा बिल्कुल नई थी, लेकिन इसका स्केल पहले से कहीं भव्य था। President Donald Trump
Shaking hands. इवेंट के जरिए कूटनीतिक दौरों का प्रदर्शन होने लगा। ऐसा लगा कि कूटनीति में एक ही भाषा है और वो है देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जल्दी ही हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कूटनीति की भाषा और तरीके में इस तरह के इवेंट ने खास बदलाव नहीं किया है। बॉडी लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है। इससे छवि तो बनती है मगर रिश्ते नहीं बनते। बने होते तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर हुए तनाव के वक्त एक फोन या एक लंच से मामला सुलझा लिया जाता। हल्कापन कभी भी गंभीरता का विकल्प नहीं हो सकता है। होता तो टेक्सास की यह रैली और अहमदाबाद की यह रैली सिर्फ शामियाने और भीड़ के कारण याद नहीं की जाती। इन संबंधों का लाभ उठाकर ट्रंप को प्रभावित भी किया जा सकता था जब उन्होंने वीजा नीति पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगाई। और अगर इससे भारत प्रभावित नहीं है तो इसे सबसे पहले सूत्रों के हवाले से बताने के बजाय पब्लिक में आकर सार्वजनिक रूप से ऑन रिकॉर्ड बताया जाता। हो सकता है इसके कारण नौकरियां बंद हो जाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी राजनीति और कूटनीति की भाषा में अब तस्वीरें प्रमुख होती चली जा रही हैं, जिन्हें हम मीम कहते हैं। समझ की बारीकियां या सवालों के दायरे सिमटते चले जा रहे हैं। इसी भाषा ने सबसे पहले अलग सोचने वालों को गद्दार कहा, एंटी नेशनल कहा, सरकार से पूछने वालों को देशद्रोही कहा, प्रधानमंत्री से पूछने वालों को अर्बन नक्सल कहा। और आप उस वक्त चुप थे, लेकिन तब आपको अंदाजा नहीं था कि इसी भाषा के कारण लोकतंत्र की अर्जित की हुई एक बुनियादी भाषा को आप गंवा रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि इस राष्ट्रीय संकट के वक्त हमारे पास बात करने की कोई भाषा नहीं बची है। हमारे लिए एकजुटता का मतलब यही है कि कोई तथ्य ना हो, झूठ हो और सवाल हो। जो इससे अलग है, जो सवाल है, वो गद्दार है। ट्रोल की भाषा ने भले ही सत्ता में बैठे हुए लोगों को, दलों को और संसाधनों के दम पर चंद लोगों को या लाखों लोगों को बढ़त दिलाई हो, लेकिन इस ट्रोल ने बात करने, सुने जाने, समझे जाने की भाषा को मिटा दिया। एक ही बात को लाखों लोग बोलते हैं, एक ही बात को लाखों लोग दोहराते हैं। यह सिर्फ ताकत की भाषा थी। वो भाषा ऐसी नहीं थी जो अकेला खड़ा कोई बोल सके। तभी तो एक मेजर रैंक का अधिकारी जो सेना में मात्र 5-7 साल गुजारता है, वो 40 साल गुजार चुके लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाले एचएस पनाग के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेता है कि पब्लिक मारेगी तब मत रोना। जिस तरह से सवाल उठाने वाले वरिष्ठ जनरलों के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उससे साफ है कि आईटी सेल और उसकी चपेट में जीने वाली जमात सेना और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है, अपने राजनीतिक हित की वफादारी को ही देश हित समझती है। रेवाड़ी की रैली यादगार रैली है 2013 की। प्रधानमंत्री पद के दावेदार का उद्घोष हुआ था सेना के साथ ही। और तब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चीन और पाकिस्तान को लेकर बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, आप याद कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से फ्लैशबैक में चल सकते हैं। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। देश अगर सामर्थ्यवान होता है तो न चीन भी आंख ऊंची कर सकता है, न पाकिस्तान आए दिन हमें परेशान कर सकता है। तब तो इस भाषा पर खूब तालियां बजी। रेवाड़ी की रैली में कौन लोग आए थे? मंच पर जो लोग मौजूद थे वो सभी सेना से रिटायर हुए बड़े जनरल थे, अफसर थे। और मंच के नीचे जो लोग थे
वो सेना से ही रिटायर हुए हमारे जवान थे। तो पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में चीन और पाकिस्तान को लेकर सरकार को घेरना, रणनीति के सवालों को लेकर सरकार को घेरना और यह भी बताना कि सेना में अधिकारियों के कितने पद खाली हैं, रैली में इसे किसी ने इस तरह से नहीं पेश किया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है। तो अब क्यों राहुल गांधी के पूछे गए सवाल को कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रहित से समझौता है? अभी ना तो राहुल गांधी ना ही कांग्रेस के सांसद लद्दाख की तरफ रवाना हुए हैं जांच करने के लिए कि सरकार जो कह रही है वो सही है या नहीं है। अब आप इन खबरों को देखिए जो कह रही हैं कि भाजपा अध्यक्ष के तौर पर गडकरी ने 2010 में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। इसमें भगत सिंह कोश्यारी, राजीव रूडी, राजन सुशांत, निर्मल सिंह तापिर गांव लद्दाख गए थे अप्रैल 2010 में। इंडियन एक्सप्रेस ने 2010 में लिखा था कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रूप में गए थे और उन इलाकों का दौरा करने जहां चीन के कब्जे की खबरें थीं। बाद में पीटीआई ने भी खबर छापी थी। रूडी ने बयान दिया था कि उस इलाके में चीनी गड़ियों के सहारे घुसपैठ बढ़ रहा है, उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग अलग थलग पड़ गए हैं, इसलिए वहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। कहा था कि चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है वो चौंकाने वाला है, बिना जंग के ही चीन ने घुसपैठ कर ली है। वो दिन कुछ और थे जब बीजेपी के सांसद टीम बनाकर जांच करने सीमा पर जाते थे कि सरकार सही बोल रही है या नहीं। अब दिन कुछ और है जब विपक्ष सवाल करता है तो बीजेपी के नेताओं को लगता है कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। पुलवामा के वक्त विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल किया तो कहा गया कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुए ट्वीट या उनके बयानों के जिक्र को प्रमाण के रूप में भारत में पेश किया गया, न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया। लेकिन अब क्या आप वही बात कह सकते हैं जब चीन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को चीनी भाषा में अनुवाद कर घुमाया जा रहा है? चीन अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है या पेश कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से बात करना छोड़ दें कि चीन उनके बयानों को, उनके सवालों को इस्तेमाल करेगा? लेकिन अब जब प्रधानमंत्री पर ही यह आरोप लग रहे हैं तब कोई दूसरी भाषा नजर नहीं आ रही है। मामूली सा तर्क काम नहीं आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान अपने हिसाब से करेंगे ही, हम तो सवाल करेंगे, हम तो जवाब देंगे, ये हम नहीं छोड़ सकते। 5 साल पहले बिहार में ही चुनाव हो रहा था, तब पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात हुई। उसके बाद बात में यह कहा जाने लगा कि आप पाकिस्तान के यार हैं। विपक्ष के किसी नेता को पाकिस्तान परस्त बता देना आसान होता चला गया और आईटी सेल ने अपने संसाधनों के दम पर इतना बड़ा घेरा बनाया कि दूसरे तथ्यों और तर्कों के लिए जगह ही नहीं थी उसमें। जाहिर है लोग उसकी चपेट में आएंगे, लोग चपेट में आए भी और उसकी बातों को मानने भी लगे। अब वही मंत्री अब भी हैं वही लोग। क्या चीन को ललकार रहे हैं? क्या चीन को चुनौती दे रहे हैं? इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ कि हमने लोकतंत्र में बात करने की भाषा की मर्यादा तोड़ी, उसके बाद भाषा ही समाप्त कर दी। तो अब सोचना यह है कि जब भाषा समाप्त हो जाएगी तो आपके पास लोकतंत्र के नाम पर बचेगा क्या? बरेली सोच ने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा।
काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। अब आप कहेंगे मैं फिर से आपको फ्लैशबैक में ले गया। आगे की कहानी कम बता रहा हूं, फ्लैशबैक में ज्यादा ले जा रहा हूं। आगे की ही ज्यादा बता रहा हूं, फ्लैशबैक दिखा दिखा कर। यह अमित शाह जी का बयान है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान नहीं था राजनीति में, बल्कि राजनीति में भाषा की ताकत का नया आधार क्या होगा, इसका ऐलान था कि हम जो चाहेंगे, जिस तरह की बात चाहेंगे, अपने इन संसाधनों के दम पर स्थापित कर देंगे। और जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि इन बातों को मीडिया में कोई प्रश्न नहीं करेगा, ज्यादातर मुख्य धारा की मीडिया, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूं, तब यह ताकत ज्यादा असर करने लगती है। फिर लोकतंत्र के हिस्सेदारों को सोचना पड़ता है। तब नहीं सोचा, कोई बात नहीं, आगे नहीं सोचेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इस वक्त इस कार्यक्रम को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि आपके हमारे पास ऐसी कौन सी भाषा बची है, क्योंकि हथियार की भाषा से लोकतंत्र नहीं चलता है। और लोकतंत्र कोई बनी बनाई चीज नहीं होती है, हर समय इसका निर्माण करते रहना पड़ता है, हर समय ये टूटती भी रहती है। तो हमारे साथ लोकतंत्र में सबसे पहले जो लोकतंत्र है वो सबसे पहले भाषा में समाप्त होता है। इस पर बात करने के लिए गणेश देवी जी से बेहतर कौन हो सकता है, जो भाषा को जीते हैं, एक भाषा को नहीं बल्कि भारत की कई सौ भाषाओं में हो रहे परिवर्तनों को अपनी टीम के साथ जीते हैं। गणेश जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जब आप असहमति न व्यक्त कर पाते हैं या करते हैं तो सुने नहीं जाते हैं, और सुने जाते हैं तो समझे नहीं जाते हैं, उल्टा 100 तरीके के खतरे मोल लिए जाते हैं। पहले ये खतरा तो सिर्फ सरकार से था, पर अब समाज से भी है, जिसके ही दम पर शायद कोई मेजर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को ट्वीट करता है कि पब्लिक दौड़ाकर मारेगी तो रोना मत। क्या हमारे भीतर, हमारे लोकतंत्र के भीतर जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, वो भाषा के रूप में आप मानते हैं कि वो खत्म हो चुकी हैं? हमेशा रवीश जी, लोकतंत्र का विकास का इतिहास भाषा के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। लोकतंत्र के इतिहास में जो सबसे बड़े पल आए, तबक्के आए, जैसे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहाँ जेफरसन ने लिखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर। हमारे यहाँ आज़ादी के समय मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, करंत, उसके पहले प्रेमचंद और टैगोर। भाषा का बहुत बड़ा विकास लोकतंत्र आने के समय अथवा तंत्र में होता है, और लोकतंत्र का विलोप होने का आरंभ होता है तो भाषा का भी विलोप आने का आरंभ होता है। ये इतिहास में हर बार देखा गया है। दिस इज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्टिबल इक्वेशन। लोकतंत्र और भाषा का विकास ये अटूट संबंध है, बहुत पुराने समय से। तो क्या ये पता चल जाता है, शुरुआत में ये नजर आता है, या एकदम जब हो चुका होता है तब नजर आता है कि अब सब टूट गया? नहीं, जब लोकतंत्र की भाषा समाप्त होने लगती है तभी पता चलता है, क्योंकि हर बार जब लोकतंत्र की भाषा लोप होती है तो बहुत सारे लोग एक ही शब्द या एक ही वाक्य या एक ही भावना की छटा की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। जैसे नेता ने कहा कि सूरज पश्चिम के तरफ उगता है तो सभी वही कहने लगते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह किया है। एक न्यू स्पीक बनता है, जिन शब्दों का अर्थ जो नहीं है वो अर्थ उसको जोड़ा जाता है। जो कोई अपने माँ पे, अपने मातृभूमि पे, मातृभाषा के साथ प्रेम करने वालों को भी गद्दार कहने लगते हैं। तो ये लोकतंत्र का लोप
होने की निशानियां हैं। और भाषा में उसके लक्षण बहुत स्पष्टता से दिखते हैं। भाषा ये पूरे समाज के मानसिकता का बैरोमीटर है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र का बैरोमीटर, या तो जो व्यवस्था है उसका बैरोमीटर भाषा में होता है। वो बिल्कुल सही ढंग में व्यवस्था का पूरा चित्र, पूरी छवि भाषा दिखा सकती है, अगर उसका हम अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो। अगर कोई समाज लोकतांत्रिक है तो उसकी भाषा आदर्श रूप में या उसके करीब की भाषा क्या कैसी होनी चाहिए? बोले जाने की भाषा और एक भाषा जो सुने जाने की भाषा होती है, दोनों। रवीश जी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्राचीन समय से थोड़ा हमारे से हटके है, बस उन पर शेक्सपियर नाटक भी लिखा है, शोकांतिका है, कोरियोलिनस नाम की। ये इस व्यक्ति को कोरोना, ताज, कोरोना ये लैटिन शब्द का अर्थ है ताज, राज्य सत्ता, राजा। कोरोना का अर्थ है कोई स्टेट का प्रमुख। तो ये कोरियोलिनस नाम दिया जाता है क्योंकि ये काफी उन्होंने पहले कुछ युद्ध में अच्छा काम किया होता है, लेकिन ये बहुत ही उद्धट होते हैं और इससे पूरे देश की ट्रेजेडी होती है। ये शेक्सपियर ने बहुत अच्छे ढंग से किस तरह से भाषा का विलोप और व्यवस्था का विलोप, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का विलोप, ये दिखा है। लेकिन जब लोकतांत्रिक माहौल बनने की तैयारी होती है, उस समय नए लेखक आते हैं, लोग नए ढंग से खुल के भाषा का इस्तेमाल होने लगता है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट आता है, खतरा आता है, तब भाषा के शब्द सिकुड़ने लगते हैं, लोग कम से कम शब्द बोलने लगते हैं, डर का माहौल होता है, इसलिए लोग खुल के बात नहीं करते, आपके मन की बात नहीं कहते, किसी के एक के मन की बात सुननी पड़ती है और वही दोहरानी पड़ती है। अगर वो नहीं दोहराए तो लोगों को भय सा लगता है। जितने जितने अभिव्यक्ति के ऊपर रिपोर्ट्स लिखे गए पिछले 50 साल में पूरे दुनिया में, तो उन अफ्रीकन देशों को लेके, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन देशों को लेके, कुछ एशियन देशों को लेके, हर बार जहां लोकतंत्र को बाजू हटाया गया, उस समय वहां के अभिव्यक्ति के तबीयत के बारे में, वेलबींग के बारे में निगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं। इसलिए लोकतंत्र ना होना ये भाषा का मर जाने का आरंभ होता है। लोकतंत्र जिंदा रहना भाषा का एफ्लोरेसेंस, एक नया ब्लूम, ब्लॉसम आने का आरंभ होता है। ये इतिहास में हमेशा देखा गया है, इसे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसे क्योंकि भाषा ही इंसान को समाज बनाती है और भाषा के जरिए ही समाज के लिए व्यवस्था खड़ी कर सकता है। गणेश देवी जी, मेरा ये भी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे सफूरा जरगर हैं, 27 साल की ये एक महिला हैं और इनको तरह तरह के केसों में डालकर 73 दिनों तक जेल में रखा गया, जमानत नहीं मिली। अब जमानत मिल गई, लेकिन जब इनका मामला आ रहा था तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनके नाम मुस्लिम हैं, यानी वो मुस्लिम हैं, उन्होंने ही मुझे कहा कि आपको ये स्टोरी नहीं करनी चाहिए थी, अब मुसलमानों पे स्टोरी करेंगे तो कौन सुनेगा। कई बार लगता है कि समाज इसके ज़रिए अपनी भाषा में ही भरोसा खो दे रहा है, उसे ये डर लग रहा है। और ये बात जेन्युइन है कि राजनीति के क्षेत्र में भी जब बातें करता हूं तो उनको लगता है माहौल ऐसा नहीं है तो सुना नहीं जाएगा। इस प्रक्रिया पर क्या लोग, एक तो भाषा टूट रही है व्यवस्था के टूटने से, क्या ऐसा भी होता है कि लोगों का जो उस जनता का समूह है, जो उस भीड़ का समूह है, वो भी अलग होकर बात नहीं करना चाहता, वो भी अपनी भाषा में भरोसा खो देता है? सर, ये बात सही है कि जब भी हुकुमशाह होते हैं, तानाशाह होते हैं, तो लोग बोलने को डरते हैं, ये सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि उस समय भाषा के जो स्रोत है वो मर जाते हैं, बल्कि जैसे विंटर में बर्फ के नीचे गर्म पानी के स्रोत भी हो सकते हैं, जमीन के नीचे पानी के बहाव हो सकते हैं, उस तरह से भाषा के
बहाव उस समय में भी जिंदा होते हैं। मैंने बहुत कंटेम्प्ट, हेट्रेड, द्वेष, तिरस्कार की माहौल में प्रेम के लिए कितने शब्द हमारी देशी भाषाओं में है, ये इकट्ठा करने की कोशिश की, और बहुत सारे शब्द अच्छी तरह से आज भी है। इसलिए जी अभी कुछ लोग डरते होंगे, बहुत सारे डरते होंगे, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच नहीं कि भाषा मर जाएगी। भाषा बहुत पुरानी व्यवस्था है, और भाषा ने बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं आते जाते देखी है। भाषा अब भी जिंदा है और वो उस ढंग से जिंदा रहेगी। एक प्रक्रिया यह भी देखी जाती है कि समाज भाषा को गढ़ रहा होता है, इसमें ज़रूर बाहरी फैक्टर समय समय पर इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार बाजार की चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, कई बार कोई राजनेता, कोई बड़ा महापुरुष इसमें ज़्यादा बड़ा हस्तक्षेप करता है या साहित्यकार हस्तक्षेप करता है। क्या आप मानेंगे कि इस वक्त की भाषा जो राजनीति की ऑफिशियल भाषा हो गई है, उसमें आईटी सेल या ट्रोल की भाषा का बहुत बड़ा रोल है? वो तय कर रहा है कि आप किस तरह से बोले जाएंगे या आपको कोई बोलने वाला किस तरह से देखेगा? इसमें दो दो पहलू है। एक तो जिसे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का लिस्टिंग करना, और पार्लियामेंट में जो चर्चा होती है उसमें से वो शब्द रिकॉर्ड में नहीं रखना। उसी तरह से जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज 28 देशों ने मिलके उनका अपना एक सोसाइटी ऑफ द क्लार्क्स एट डेस्क 1903 से साउथ अफ्रीका से लेके, उसमें भारत भी उसमें शामिल है, आज भी है। नॉन पार्लियामेंट्री या अनपार्लियामेंट्री भाषा ये पार्लियामेंट के लिए तय की गई है, और समाज भी ये चाहता है कि उनके जो नेता हो वो पार्लियामेंट्री भाषा का ही इस्तेमाल करे। लेकिन अगर कोई ऐसा नेता निकला जिसे पार्लियामेंट की का कुछ पड़ी नहीं है और वो दूसरे की सुनना नहीं चाहता है, ऐसे समय में अनपार्लियामेंट्री भाषा का बहाव बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाषा की व्यवस्था मरती है। इसका अर्थ ये है, जिसका अंग्रेजी शब्द हम आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं, ट्रोल अथवा ट्रोलिंग। तो ट्रोल ये शब्द नॉर्स भाषा का है। स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में, पुराण कथाओं में ट्रोल नाम का राक्षस होता था, और उसका चलना बहुत विचित्र, उसकी चाल, उसका चलन बहुत विचित्र होता था। इसी से ट्रोल, स्टोल ये शब्द भी आए हैं। तो ट्रोल जो है, उस तरह के अगर वैचारिक राक्षस अथवा जो कोरोना है जिसे विषाणु कहते हैं हम, उस तरह का थॉट वायरस अगर समाज में फैलाया जाए, सोच समझ के फैलाया जाए, निजी हित के लिए फैलाया जाए, बहुत ही कोई गुमराह हुई सोच के लिए फैलाया जाए, तो कुछ लोग उसके साथ होते हैं। उनका डर समाज में फैलता है, कुछ समय तक फैलता है, और वो जब कम होता है तो भाषा फिर अपनी जगह पे बनी रही, ये देखने मिलता है। इतिहास में हमेशा भाषा ने सत्ता को पराजित किया है, सत्ता ने भाषा को कभी भी पराजित किया नहीं, एक बार भी नहीं है, एक बार नहीं है। दिस विदाउट एक्सेप्शन दैट इज द केस। जी, दो सवाल और रह गए हैं। एक सवाल ये है कि संविधान हमसे उम्मीद करता है कि हम एक नागरिक बने और संविधान के अनुसार आचरण करें, लेकिन हमारे एक नागरिक की भाषा क्या होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी संविधान शायद समाज पर छोड़ता है, व्यवस्थाओं पर छोड़ता है। क्या हम इन 70-72 सालों में एक समाज के तौर पर लोकतांत्रिक भाषा का, उसकी मर्यादाओं का निर्माण कर पाए हैं? ये सवाल पूछना पड़े ऐसी स्थिति तो है, मैं स्वीकारता हूं। लेकिन ये भी सच है कि एक हजारों साल से समाज में ऊंचा नीचा लोगों को रखने वाली समाज रचना से
राजाओं की सत्ताओं की समाज रचना से, फ्यूडल लॉर्ड्स के समाज से हम लोकतंत्र में आए और उसके लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा। ये एक ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी में कहूँ तो डेमोक्रेसी इज नॉट बीइंग ऑफ अ नेशन, इट इज द बिकमिंग ऑफ अ नेशन। ये हर दिन बनाना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जहां रही संवाद की बात, तो इंसान का समाज बना वो संवाद के आधार पे बना, भूख पे, नींद पे और वेदना पे नहीं। संवाद भाषा थी, संवाद था, इसलिए समाज बना। और लोकतंत्र में हमारा जो संविधान है उसमें संवाद के लिए पूरी पूरी जगह है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर उस लोकतंत्र को नजरअंदाज किया, अगर उस संविधान को नजरअंदाज किया जाता है, उस लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई जाती है, तो कुछ समय तक ये संभव भी बना, तो भी फिर इस देश के लोग जिन्होंने काफी बलिदान किया है लोकतंत्र लाने के लिए, वो उठेंगे और लोकतंत्र बहुत सही ढंग से, ज्यादा अच्छी ढंग से वापिस आएगा। मैं आशा नहीं गमाऊंगा, क्योंकि इस देश के लोग बहुत ही अच्छी ढंग से सोच सकते हैं और वो हमें भारत का गरिमा नीचे जाए ऐसा करने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश देवी जी हमसे भाषा पर बात करने के लिए। गणेश देवी से भाषा पर बात करना हमेशा कुछ ना कुछ जानना है, वो अपने आप में भंडार हैं। सिर्फ एक भाषा की नहीं, आप भारत की किसी भी भाषाओं और उनमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। तो भले ही एक ट्रोल की भाषा चल पड़ी है, गद्दार कहा जा रहा है, देशभक्ति की निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीत एक दिन मोहब्बत की भाषा की होती है। और जैसा कि देवी जी ने कहा कि भाषा कभी मरती नहीं है। एक उदाहरण नहीं है जब सत्ता ने किसी जगह की भाषा को अपने दम पर ख़त्म कर दी हो। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिहार रेजिमेंट की। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर 16 बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन सभी बिहार के नहीं थे। जैसे कर्नल बी सुभाष बाबू तेलंगाना के थे, उसी तरह शहीद होने वाले कई जवान दूसरे राज्यों के भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक सरकारी योजना के लॉन्च के वक्त बिहार के शहीदों को अलग से रेखांकित किया और उनको नमन किया, तब ये सवाल उठने लगा कि क्या ऐसा करना उचित था? क्या अब शहीदों को श्रद्धांजलि बिहार, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड के नाम पर दी जाएगी, या शहीद सिर्फ शहीद है? इसके अलावा भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बिहार रेजिमेंट क्या है। इसके पहले उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की कामयाबी या कहानी खूब सुनी थी, राजपूताना रेजिमेंट की भी कहानी सुनी थी, गोरखा रेजिमेंट की भी कहानी सुनी थी। ये बिहार रेजिमेंट क्या है? आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन से लड़ते हुए 20 जवान शहीद हुए। सभी 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे, मगर सभी बिहार के नहीं थे। इसकी अगुवाई कर रहे कर्नल सुभाष बाबू तेलंगाना के रहने वाले हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना लॉन्च करते वक्त बिहार के शहीदों का अलग से जिक्र किया, तब कई लोगों ने सवाल किया कि क्या ऐसा करना उचित था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के शहीदों को अलग से याद किया। अगर बिहार का चुनाव ना होता और चुनाव प्रचार शुरू ना हो गया होता तो इस बात को कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन सवाल उठ गया कि बिहार रेजिमेंट के 20 शहीदों में से
क्या 5 शहीदों को प्रदेश के नाम पर अलग से सलामी देना सही था? क्या ये कोई नई परंपरा है जिसे वोट के लिए कायम की जा रही है? ये वो रेजिमेंट है जिसने 7 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र, 21 कीर्ति चक्र, 35 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 49 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 70 शौर्य चक्र, 448 सेना मेडल। मैं इसके बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूँ। वादी में एंटी टेररिस्ट रोल में जो सबसे सक्सेसफुल बटालियन है आज की डेट में, वो है 17 बिहार और 24 राष्ट्रीय राइफल्स बिहार। 16 बिहार रेजिमेंट के 20 शहीदों में से बिहार के मात्र 5 ही हैं, बाकी दूसरे 7 प्रदेशों के हैं। झारखंड के 2, पश्चिम बंगाल के 2, पंजाब के 4, ओडिशा के 2, मध्य प्रदेश के 1, हिमाचल प्रदेश के 1, तमिलनाडु के 1, तेलंगाना के 1 और छत्तीसगढ़ के 1 जवान हैं। बिहार रेजिमेंट में बिहार, झारखंड, उड़ीसा के ज़्यादातर जवान होते हैं। इसके अलावा 5% जवान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और गुजरात के भी जवान होते हैं। जैसे सिख पलटन को खालसा भी कहते हैं, डोगरा रेजिमेंट के जवानों को प्यार से डोगरू कहा जाता है, उसी तरह से बिहारी भी कह दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस और रेजिमेंट की पहचान सिर्फ एक राज्य से की जा सकती है। स्वतंत्रता के उपरांत जितने भी भारत के युद्ध हुए हैं, 1947-48, 62, 65, 71 और उसके बाद 1999 का कारगिल युद्ध में यूनिट ने और रेजिमेंट ने बहुत ही सर्वोत्तम काम किया। बिहार योद्धाओं ने हमेशा भारतीय सेना और भारत का नाम ऊंचा रखा है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा, बिहार योद्धा भारतीय सेना और देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेंगे। सेना को जानने समझने वाले इस बात से हैरान है कि बिहार रेजिमेंट को बिहारी रेजिमेंट की तरह देखा जा रहा है। अच्छी बात है कि लोग इंटरनेट पर बिहार रेजिमेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, जानना भी चाहते हैं। बिहार रेजिमेंट का मुख्यालय पटना के दानापुर के कंटोनमेंट एरिया में है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है कर्म ही धर्म। युद्ध घोष है बिरसा मुंडा की जय और बजरंग बली की जय। मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तब इसी बिहार रेजिमेंट के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने बहादुरी से मुकाबला किया था और शहीद हुए थे। 1971 की लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के सामने ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेके थे, सरेंडर किया था। करगिल में 1999 में बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को बिहार रेजिमेंट के जवानों ने रोका था। उनकी कोशिश नाकाम कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में पहली रेजिमेंट यही थी जिसने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था। रेजिमेंट की परंपरा तो बहुत पुरानी है। ये जवान देश के थे और देश पर ही कुर्बान हुए, लिहाजा ये किसी राज्य के जय जयकार का नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।